देखो, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, 9 साल से ज़्यादा का टाइम हो चुका है मुझे इस फील्ड के अंदर। पता नहीं कितने क्लाइंट्स के साथ हम लोगों ने काम किया होगा, कहाँ-कहाँ कंसल्ट किया होगा, कैसे-कैसे चैलेंजेस देखे होंगे, बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है। एक चीज़ मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, वो पर्सन जो सीपीएल के बेसिस पे आपकी परफॉर्मेंस को जज करने की कोशिश करता है, वो आपके साथ लंबा क्लाइंट नहीं रह सकता। हेलो हेलो टू अनदर एपिसोड ऑफ संडे चर्चा सीरीज। माई सेल्फ उमर दस्तगीर। गाइस, देखते हैं कि इस हफ्ते आप लोगों ने संडे चर्चा के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे हैं और उनको आंसर करने की कोशिश करी जाएगी। सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन है दिव्यांशु का, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। सर, एज यू हैवंट क्रिएटेड एनी वीडियो ऑन दीज एडवांस टेक्निकल इश्यूज, आई वांटेड टू आस्क यू दैट देयर आर मेनी कॉमन टेक्निकल टास्क दैट वी डील ऑन वेबसाइट्स लाइक implementing async defer fixing, render blocking resources, minification, removing unused JavaScript and CSS, setting up server-side cache, and enabling text compression. I understand these well, and I know they are mainly developer-level tasks, not the SEO's responsibility. But there are many other technical issues that can appear and affect website speed, navigation, or accessibility. So my question is this: as an SEO, do I need to understand every single issue, even if I know that I have not to fix them directly? I'm asking this because the list of technical issues is huge, and also tell when I report issues to developers, what technically should I provide them so they can fix everything effectively? Can you give some tips? देखिए, जो भी आपने यहाँ पर टेक्निकल इश्यूज बताए हैं, उसके साथ आपने मेंशन भी किया है कि ये टेक्निकल इश्यूज को फिक्स करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एसईओज की नहीं होती बल्कि डेवलपर्स की होती है। उनको जनरली इस बात की नॉलेज नहीं होती कि इशू एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको फिक्स करने से क्या होगा और क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबल वेज हैं जिसके थ्रू ये फिक्स हो सकता है। तो देखो, सारे इश्यूज को लेकर अगर आप रटने बैठ जाएंगे तो वो तो होने वाला नहीं है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, जैसे जैसे वेबसाइट में डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज आते जाते हैं, वैसे ही वैसे अगर आप गूगल के ऊपर सर्च करके डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज के बारे में समझ के पढ़ के डेवलपर को समझाएंगे तो उसको चीजें समझ में आ जाएंगी। एट द एंड ऑफ द डे उसको ही ये चीजें सारी इंप्लीमेंट जो है वो करनी है। तो कोई भी जो आप एसईओ टूल यूज करते हैं, जब भी आप टेक्निकल ऑडिट करते हैं, टेक्निकल इश्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से वेबसाइट को समझने की कोशिश करते हैं, तो जो भी वो एरर्स को कैसे सॉल्व करना है या उन एरर्स की वजह से क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसके बारे में भी हर टूल एक दो लाइन लिखकर जरूर मेंशन करता है। उसके बाद गूगल वगैरह के ऊपर जाकर आप उन एरर से रिलेटेड बहुत सारी और इंफॉर्मेशन के साथ डेवलपर के पास जा सकते हैं कि यू वांट टू रिजॉल्व दीज इश्यूज, और वो आप इसलिए करना चाहते हैं। अब क्योंकि वेबसाइट भी अलग अलग टेक्नोलॉजी के ऊपर होती है, हर डिफरेंट डेवलपर का अपना एक अलग स्किल सेट जो होता है डिफरेंट टेक्नोलॉजी को लेकर, तो वहां पर जरूरी नहीं है कि आपको सभी टेक्नोलॉजीज के बारे में पता हो, और ये पॉसिबल भी नहीं है एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप सारी टेक्नोलॉजीज को सीखें। तो एग्जैक्टली उसको किस तरीके से सॉल्व करना है, किस तरीके से उस चीज को इंप्लीमेंट करवाना है, वो चीजें आपको नहीं पता होंगी और पता होनी भी नहीं चाहिए। वो सारी चीजें डेवलपर को ही पता होंगी। बट जैसे जैसे इश्यूज आते जाते हैं वैसे वैसे आप उनके बारे में और ज्यादा रिसर्च करते जाते हैं। इश्यूज बहुत सारे हो सकते हैं, सारे इश्यूज आप नहीं रट सकते। एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स होती हैं टेक्निकल एसईओ की, जो बहुत सारी वेबसाइट्स में आपको देखने को मिलती हैं, और उसके बारे में आपको थोड़ा और ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा। बट बाकी अगर कोई नए टाइप के इश्यूज, नए टाइप के चैलेंजेस आते रहते हैं तो उनके बारे में आपको रिसर्च करके डेवलपर्स तक जो है वो पास ऑन कर देना है। कुछ चीजों के ऊपर मैं आने वाले टाइम में भविष्य में वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। आगे यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, सर मैंने अभी तक 3 शॉपिफाई स्टोर्स पेड एंड फ्री बनाए हैं लेकिन अभी तक कोई सेल नहीं हुई, अगला स्टेप क्या होना चाहिए और शॉपिफाई से अर्निंग शुरू करने के लिए मैं क्या करूं? अरे भाई साहब, पहले ये समझो, शॉपिफाई से अर्निंग नहीं होती है। अर्निंग आपके बिजनेस मॉडल से होती है। शॉपिफाई केवल एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करते हैं। अगर आपने प्रोडक्ट सही तरीके से फिगर आउट नहीं किया, अगर आपने प्रोडक्ट की यूनिट इकोनॉमिक्स सॉल्व नहीं की, अगर प्रोडक्ट के हिसाब से आपने सही तरीके से मेटा एड्स नहीं चलाए, तो केवल शॉपिफाई स्टोर होने से आपकी सेल नहीं आएगी। और मुझे आपके कमेंट से ये 100% लग रहा है कि इन तीनों ही चीजों में आपने कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलतियां जरूर करी। तो सबसे पहले आपने कोई प्रोडक्ट क्यों सिलेक्ट करा, क्या उसकी डिमांड है, क्या उसकी कॉम्पिटिटर रिसर्च आपने करी, कितने में उसको सेल करेंगे, यूनिट इकोनॉमिक्स वगैरह जो होती है, क्या वो सारी चीजें आपने फिगर आउट करी? अगर नहीं करी तो सबसे पहले इन चीजों को सॉर्ट करने की कोशिश करें और ये माने कि शॉपिफाई केवल आपके प्रोडक्ट को लिस्ट करने का एक प्लेटफॉर्म है, एक टूल है। शॉपिफाई सेल लाकर नहीं देता है, सेल लाकर ये बाकी चीजें देती हैं जो मैंने अभी आपको बताया। हो सकता है आप क्रिएटिव से अच्छे ना बना रहे हो सकता है आप अपनी एड कॉपी अच्छी ना लिख रहे हो, तो ये सारी भी चीजें हो सकती है। हो ये भी सकता है कि आपने भी इनफ बजट ही ना लगाया हो प्रोडक्ट को टेस्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो आपने क्वेश्चन पूछा है ना कि मैं शॉपिफाई से किस तरीके से अर्न कर सकता हूँ,
शॉपिफाई से अर्निंग नहीं होती, तो वो आपका क्वेश्चन ही गलत है। तो जो मैंने चीजें आपको बताई उन चीजों के अकॉर्डिंग जो है वो अपने स्टोर्स को बनाने की कोशिश करें, प्रोडक्ट रिसर्च करने की कोशिश करें। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, कैन आई रिलाई ऑन पेड एड्स टू गेट क्लाइंट्स फॉर माई एजेंसी? हाँ बिल्कुल, आप फनल्स बनाकर पेड एड्स रन कर सकते हैं और उससे आपको लीड्स आएंगी। एग्जैक्टली क्लाइंट्स नहीं आएंगे, एड से आपको लीड्स आएंगी। उन लीड्स को आप क्लाइंट्स में कन्वर्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, बहुत सारी चीजों के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। इट्स नॉट लाइक कि आपको हाई टिकट क्लाइंट जो आपने आगे मेंशन किया है, जो आपने इंटरनेशनल क्लाइंट्स मेंशन किया है, कि किसी ट्रिक से नहीं आते या किसी एड से नहीं आते। सो दीज क्लाइंट्स बेसिकली कम्स फ्रॉम स्किल्स, पोजीशनिंग एंड प्रूफ। आपने जो अभी तक अपना काम किया है, क्या उसका प्रूफ है आपके पास? क्या आपके पास स्किल सेट है कि आप हाई टिकट क्लाइंट्स को मैनेज कर पाएंगे? फॉर एग्जाम्पल, कोई हाई टिकट क्लाइंट इंडियन रुपीज में ऑलरेडी लेट्स से 20 लाख 30 लाख रुपीज का पर मंथ स्पेंड कर रहा है, तो क्या आपके पास स्किल सेट है कि उसको वहां से ऊपर ले जा पाएंगे? या बस आप सोच रहे हैं कि आपको हाई टिकट क्लाइंट चाहिए? क्या आप हाई टिकट क्लाइंट्स की जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं उसको समझ रहे हैं या नहीं? एक चीज तो आपके पास स्किल सेट होनी चाहिए, सेकंड चीज आपके पास प्रूफ ऑफ वर्क होना चाहिए, थर्ड जो चीज है वो आपके पास पोजीशनिंग होनी चाहिए। कैन यू पोजीशन योरसेल्फ एज कि हम आपको सर्विस दे सकते हैं, हम आपको ग्रो करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या आपकी एजेंसी की पोजीशनिंग इस टाइप की है कि आप रियल एस्टेट हाई टिकट के क्लाइंट्स को क्लोज कर सकते हैं? क्या अपने आपको रियल एस्टेट एजेंसी की तरीके से पोजीशन कर भी रहे हैं या नहीं? अब आप ये भी बोल सकते हैं कि अभी तक तो मेरे को क्लाइंट ही नहीं मिला, क्लाइंट ही नहीं मिलेगा अगर मेरे को, तो किस तरीके से मेरे पास प्रूफ आएगा? तो उसके लिए आपको किसी के साथ काम करना पड़ेगा। शुरुआत में एक हाई टिकट क्लाइंट आपके पास क्यों आएगा, ये भी एक क्वेश्चन बनता है ना। आप जब ये सोच रहे हैं ना कि मुझे हाई टिकट क्लाइंट मिल जाए, तो वहां पर क्लाइंट भी ये सोच रहा है कि मुझे एक अच्छी एजेंसी मिल जाए। तो क्या वो क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं या जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको आप फुलफिल कर पाएंगे या नहीं? बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेज हैं। इंटरनेशनल क्लाइंट्स आपको एड से भी मिल सकते हैं, इंटरनेशनल क्लाइंट्स आपको मार्केट प्लेसेस से भी मिल सकते हैं, इंटरनेशनल क्लाइंट्स आपको रेफरल से भी मिल सकते हैं, इंटरनेशनल क्लाइंट्स आपको ग्रुप से भी मिल सकते हैं, इंटरनेशनल क्लाइंट्स आपको इवेंट्स में जाने से भी मिल सकते हैं। देयर आर डिफरेंट वेज जहां से आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स को ले सकते हैं। बट व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन यू इज कि जितने भी ये डिफरेंट सोर्सेज हैं वो इंटरनेशनल क्लाइंट्स के क्लोज होने की गारंटी नहीं देते हैं। वो सारे सोर्सेज आपके लिए लीड्स के सोर्सेज हो सकते हैं, बट उसके बाद क्लोजिंग करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने आपको बताया कि स्किल्स, पोजीशनिंग और प्रूफ, इसकी जरूरत है और इसमें टाइम लगता है। अगर अभी आपने कोई डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया है या 6 महीने 1 साल ही काम किया है, यू आर थिंकिंग कि मैं अपने लिए क्लाइंट जो है वो लेकर आऊंगा और इंटरनेशनल हाई टिकट क्लाइंट लेकर आऊंगा, तो आपको अपने आप को पहले उन तीनों पैरामीटर्स के ऊपर जज करना पड़ेगा, बिकॉज दीज आर द मेन 3 पैरामीटर्स जिसके ऊपर क्लाइंट भी आपको जज करने की कोशिश करेगा। आई बिलीव आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। यहाँ पर नेक्स्ट आयुष का क्वेश्चन है, हेलो उमर सर, आई हैव रिसेंटली कंप्लीटेड अ 3 months डिजिटल मार्केटिंग कोर्स but most of the teaching was very generic. After following your content, I realized that the course did not cover real performance marketing skills. So I want to ask, should I start applying for internship now or should I first work more on building a stronger foundation? I'm very interested in performance marketing and want to build a career in it. Also, sir, will you be releasing a complete performance marketing roadmap video? आई एम वेटिंग फॉर इट। वीडियो की जो आपने बात करी, मैं एक और वीडियो जो है परफॉर्मेंस मार्केटिंग रोड मैप के ऊपर बना दूंगा। शायद कुछ समय पहले मैंने एक परफॉर्मेंस मार्केटिंग रोड मैप के ऊपर वीडियो बनाया था, बट बहुत सारी चीजें हैं इस रोड मैप के अंदर और अलग अलग तरीकों के भी रोड मैप्स हो सकते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट कि सीधा एक ही रास्ता है, जो उमर सर रास्ता बताएंगे बस वही आपको एक अच्छा परफॉर्मेंस मार्केटियर बनाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट। सो मैं एक और वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा कुछ नई डायमेंशन देकर। हो सकता है वो वीडियो दूसरे लोगों के लिए भी जो है वो वैल्यूएबल हो जाए। और इससे पहले जो आपने एक सवाल पूछा था कि आपने कोर्स किया है बट अभी आपको इनफ उसकी नॉलेज नहीं है, तो क्या आप इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आपको सबसे पहले ना इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करना चाहिए। अगर आपको खुद से अभी लग रहा है कि मेरे पास नॉलेज नहीं है, बट उसका अभी कोई प्रूफ नहीं है, किसी ने ये बात बोली नहीं आपसे कि आपको नॉलेज है या नहीं है, तो सबसे पहले इंटर्नशिप्स के इंटरव्यूज के लिए अप्लाई करना शुरू करें। तो वहां पर जो आपसे इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाएंगे, उससे ये डिसाइड होगा कि आपको इनफ नॉलेज है या नहीं, और उससे आपको भी समझ में आएगा कि आपको अभी तक कितनी नॉलेज जो है वो हुई है और आपको किन एरियाज के अंदर जो है वो अपने आप को इंप्रूव करने की जरूरत है। इस तरीके से अगर आप मेरा कंटेंट देखेंगे, किसी का भी कंटेंट देखेंगे जो काफी सालों से काम कर रहा है और कंटेंट यूट्यूब के ऊपर डाल रहा है, तो आपको लगेगा नहीं ये चीज मेरे को नहीं आती, ये चीज मेरे को नहीं आती, तो हमेशा आप जो है वो डिससेटिस्फाई रहेंगे, बिकॉज एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम किसी ना किसी को आपसे बहुत सारी ज्यादा चीजें आती रहेंगी। बट उस चक्कर में अगर आप चीजों की शुरुआत नहीं करेंगे और यही वेट करते रहेंगे कि मेरे को सब कुछ जब आ जाएगा तब जाकर मैं अप्लाई करना शुरू करूंगा, इट्स नॉट लाइक दैट। सबसे पहले जो बेसिक चीजों की जरूरत होती है इंटर्नशिप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके लिए आप पहले इंटर्नशिप देना शुरू करें। आपको खुद ही समझ में आने लगेगा
कि आप किस एरिया में वीक है और कहाँ पर आपको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, सर मैं इस फील्ड में नया हूँ, यानी कि शायद डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड की आप बात कर रहे हैं, और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कौन से चैनल में जाऊँ। कोई कहता है एसईओ कर लो, कोई कह रहा है परफॉर्मेंस मार्केटिंग कर लो। आई एम वेरी कंफ्यूज। देखो मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ, किसी भी चैनल के ऊपर जाएंगे आप, बहुत ही कोर्स टाइप का ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। अगर कोई आपको स्पेसिफिक टॉपिक पे कुछ समझना है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको गूगल एड्स को फंडामेंटली समझना है, ठीक है, 2 4 5 वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे, या कुछ कोर्सेज जैसे मेरे भी हैं ऑनलाइन है, वो आपको देखने को मिल जाएंगे फ्री वाले यूट्यूब के ऊपर जो प्रेजेंट है। बट क्योंकि उसके अंदर वन ऑन वन डाउट क्लियरिंग नहीं होती है, वहां पर कोई ग्रुप नहीं होता है, कोई कम्युनिटी नहीं होती, तो बेसिकली वो लर्निंग वाला एक्सपीरियंस ना आता नहीं है। हाँ, ये बात अलग हो सकती है कि आपको गूगल एड्स आता है और मान के चलते गूगल एड्स के अंदर कोई नया कैंपेन टाइप आया और मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाया, किसी ने भी उसके ऊपर वीडियो बनाया, और क्योंकि आपको उस कैंपेन टाइप के बारे में नहीं पता था कैसे उसको क्रिएट करना है, बट आपको गूगल एड्स की बाकी चीज़ों के बारे में पता था, तो आपने वो वीडियो देखा और आपको समझ में आ गया। बट अगर आप बिल्कुल शुरुआत करने जा रहे हैं, तो फिर उस पर्टिकुलर सिनेरियो में तो बेस्ट यही रहता है कि आप कहीं से एक प्रॉपर जो है वो कोर्स कर लें, और उसके बाद आपको समझ में आ जाता है कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, क्या चीज़ें आपको समझ में आ रही है, और उसमें फर्दर आप अपना करियर जो है बना सकते हैं। हर पर्सन अपने तरीके से बताने की कोशिश करेगा कि एसईओ में ये फ़ायदे हैं, आप एसईओ इसलिए करें, कोई बताने की कोशिश करेगा कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग में ये फ़ायदे हैं, आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग करने की कोशिश करें या परफॉर्मेंस मार्केटिंग सीखें। सबकी बातें ठीक हैं, बट क्या वो इंडिविजुअली आपके लेवल पर एप्लीकेबल हैं या नहीं है, इसको आपको वैलिडेट करना पड़ेगा। और अभी आपको कुछ भी नहीं आता है, मतलब एक तरीके से आप कन्फ्यूज़ हैं और आपके सवालों के जवाब देने के लिए कोई नहीं है। तो ऐसे में सबसे पहले आपको ऐसा पर्सन चाहिए जो कुछ आपके सवालों के जवाब दे सके। तो वो सारी प्रॉब्लम्स तो आपकी तभी सॉल्व होंगी जब कहीं पर जाकर आप लाइव कोर्स वगैरह करेंगे, तो जो आपके डाउट्स वगैरह हैं, क्वेश्चंस वगैरह वो सॉल्व हो जाएँगे। अदरवाइज़ मान के चलते हैं कि अगर आपने एसईओ सीखने की भी शुरुआत कर दी, उसके बाद भी कोई डाउट्स आए, तो शुरुआत में उन चीज़ों को सॉल्व करना मुश्किल होगा, और आप पहले से ही कन्फ्यूज़्ड हैं कि एसईओ में जाएँ कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग में जाएँ। पता चला थोड़े टाइम आपने एसईओ में काम किया और उसके बाद आप कह रहे हैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग में जाऊँगा। उसके बाद आपने परफॉर्मेंस मार्केटिंग में थोड़े दिन काम किया और अब आप बोल रहे हैं कि नहीं, अब मैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग में नहीं, किसी और चीज़ में जाऊँगा। तो इस तरीके से अगर आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं मिले, तो हमेशा आप यूट्यूब चैनल्स से जंप करते रहेंगे या वीडियोज़ और प्लेलिस्ट्स के ऊपर जंप करते रहेंगे। जब आपकी चीज़ें बहुत क्लियर हो कि मेरे को ये सारी चीज़ें पढ़नी है, मुझे पता है कि मेरा चैप्टर 1 क्या होगा, चैप्टर 2 क्या होगा, चैप्टर 3 क्या होगा, या वीडियो 1 क्या होगा, वीडियो 2 क्या होगा, वीडियो 3 क्या होगा। जब आपको इस लेवल पर क्लियरिटी होती है, तब जाकर यूट्यूब वीडियोज़ आपके लिए फ़ायदेमंद होते हैं, या फिर उस तरीके से यूट्यूब वीडियोज़ ऑर्गेनाइज़ करके बनाए गए हों, तो वो आप देख सकते हैं। बट अगर आपको यही नहीं पता है कि मेरे को ये कोर्स करना है, ये कोर्स करना है, तो उसके लिए तो पहले आपको गाइडेंस चाहिए, और वो भी काफ़ी पर्सनलाइज़्ड गाइडेंस चाहिए। आपके मन में जो भी क्वेश्चन है, उसको आंसर करने के लिए कोई पर्सन होना चाहिए। और आपको ना इस चीज़ का आंसर फिगर आउट करने के लिए खुद से क्वेश्चंस करने पड़ेंगे कि मेरे को एसईओ क्यों करना है? एसईओ में ये सारी चीज़ें होती हैं, क्या मैं ये कर पाऊँगा? बिकॉज़ सामने वाला पर्सन तो आपके ही रिस्पॉन्सेज़ के बेसिस पे आपको बताने की कोशिश करेगा, या अपने अनुभव के बेसिस पे बताने की कोशिश करेगा। बट क्या उसकी दवाई आपकी मर्ज़ के लिए, आपकी बीमारी के लिए ठीक है या नहीं, ये आपको समझना है। आशा करता हूँ आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पर संचित का क्वेश्चन है, हेलो सर, आई एम वर्किंग विद रियल एस्टेट कंपनीज इन दुबई एंड देयर प्रॉपर्टीज आर प्राइस्ड अराउंड 2 to 3 million AEDs. In this scenario, how should I structure my meta-ads campaign and strategy to effectively generate sales for their properties, and how much time I need to see the good leads flow? देखो, सबसे पहले आप ये समझो, रियल एस्टेट बिजनेस के अंदर ना बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो काम करते हैं, बिकॉज प्रॉपर्टीज कॉस्टली होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई टी शर्ट है, थोड़ी बहुत आपने कोई स्ट्रैटेजी लगाई और लोग खरीदने लगेंगे। तो यहाँ पर लीड जनरेट करने के अंदर जो प्रॉपर्टी है वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि प्रॉपर्टी किस टाइप की है, वो किस लोकेशन पे है, उसका बिल्डर कौन है, और पहले कोई उस प्रॉपर्टी या उस बिल्डर के साथ कोई डिस्प्यूट तो नहीं रहा है, उस प्रॉपर्टी की हाइप किस टाइप की है, रेपुटेशन मार्केट के अंदर किस टाइप की, जो पुराने प्रोजेक्ट्स जो लॉन्च हुए थे उस बिल्डर के, उनकी रेपुटेशन कैसी रही है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। आप कोई भी कैंपेन स्ट्रक्चर बना लें, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज़ ये बहुत ही कॉमन है कि आप 2 डिफरेंट रियल एस्टेट ब्रांड्स के लिए सेम टाइप के कैंपेन स्ट्रक्चर्स बनाएँ और उसके बाद भी आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। सेम टाइप्स के क्रिएटिव्स आप बना रहे हैं, उसके बाद भी आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। सेम टाइप के लैंडिंग पेजेस आप बना रहे हैं, उसके बाद भी आपको एक में रिजल्ट मिल रहा है, दूसरे में नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? एंड इट्स बिकॉज़ कि उस प्रॉपर्टी की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है, और वो किस टाइप के ऑडियंस के लिए। अगर आपको ये समझ में आ गया, अगर आपने पर्सोना ठीक से डिफाइन कर लिया, तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपने क्रिएटिव्स को डिफाइन करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आप अपने लैंडिंग पेजेस को डिफाइन करेंगे। आज के टाइम में मेटा के अंदर बनाया गया स्ट्रक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हम सीबीओ के ऊपर या बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर इसलिए बनाने की कोशिश करते हैं सो दैट
हमें ज़्यादा एड्स मैनेज करने की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि आप मेटा को कोई बहुत स्पेशल लर्निंग नहीं दे रहे होते हैं। आज के टाइम में हम हमेशा बात कर रहे हैं कि मेटा एड्स में क्रिएटिव्स बहुत मायने रखते हैं, तो वो चीज़ों के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है कि जिस टाइप का मेरा प्रोडक्ट है और जिस टाइप के लोगों को मैं कैटर करना चाह रहा हूँ, क्या उसके हिसाब से मैं अपनी एड कॉपीज़ बना पा रहा हूँ? क्या उसके हिसाब से मेरे फॉर्म के क्वेश्चंस हैं या नहीं है? या वहाँ पर मैं क्वालिफ़िकेशन प्रॉपर्ली कर पा रहा हूँ या नहीं? ये सारी चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रादर कि कैंपेन स्ट्रक्चर किस तरीके का हो। बिकॉज़ आप बैकएंड में क्या कैंपेन स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये लीड भरने वाले को नहीं दिखता है। आप बेसिकली क्या एड बना रहे हैं, वो सामने वाले को दिखता है। एट द एंड ऑफ द डे जो आपका प्रोस्पेक्ट है, उसको आपका एड दिखना है। सो यू शुड फोकस ऑन द एड फर्स्ट। और यहाँ पर जो आपने पूछा है एंड हाउ मच टाइम आई नीड टू सी द गुड लीड्स फ्लो, ये डे 1 से भी हो सकता है, ये डे 10 के बाद भी हो सकता है। नोबडी कैन बेसिकली टेल यू कि 3 दिन के बाद या 4 दिन के बाद अच्छी लीड्स आनी शुरू हो जाएंगी। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द डेटा। हो सकता है शुरुआत में आपने चीज़ें बहुत ज़्यादा ब्रॉड कर रखी हों और जैसे जैसे आपके पास डेटा आई, थोड़ी सी चीज़ों को आपने फिगर आउट किया, थोड़े से ऑप्टिमाइजेशन किए और उससे आपकी जो लीड्स हैं वो बेहतर आने लगी। अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं कि ऑटोमेटिकली कितने टाइम्स में लीड्स बेहतर आना शुरू हो जाएंगी, इट्स नॉट लाइक दैट। ये डिपेंड टोटली करता है कि आपकी क्रिएटिव्स किस तरीके के हैं, आपकी ट्रैकिंग किस तरीके की है और ये जो मैपिंग है इंटायर, लाइक कि किस टाइप की आप ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, क्या क्रिएटिव क्या ऐड दिखा रहे हैं और किस टाइप के लैंडिंग पेज है, किस टाइप के फॉर्म के ऊपर लेकर जा रहे हैं। तो आई विल रिकमेंड यू कि आप मेनली इन्हीं चीज़ों के ऊपर फोकस करें। बाकी की चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं पैदा करेंगी, वो बस आपको हेल्प करती हैं आपके कैंपस वगैरह को क्रिएट करने में, सेटिंग्स वगैरह को कॉन्फ़िगर करने में। आई थिंक सो आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। यहाँ पर एक और क्वेश्चन अविनाश यादव का है, सर प्लीज क्रिएट अ पेड एडवांस कोर्स ऑन लीड जनरेशन थ्रू मेटा एड्स। हाँ, कोशिश करेंगे। D2C के लिए तो आपने देखा ही कि हमारा ऑलरेडी जो बैच है वो चल रहा है और ऑलरेडी 6-7 कोहर्ट्स हम लोग कर चुके हैं। तो D2C के तो अभी रेगुलर जो बैचेस हैं वो आ रहे हैं लीड जनरेशन से रिलेटेड। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी कुछ उससे भी रिलेटेड लाएं। कोर्सेज चेक करने के लिए आप हमारी वेबसाइट learn.umartasky.com के ऊपर जा सकते हैं और सबसे फ्लैगशिप जो हमारा प्रोग्राम है, जो एक बंडल कोर्स है गूगल एड्स का प्लस एडवांस ट्रैकिंग का, दीज आर द मोस्ट सेलिंग कोर्सेज ऑन अवर वेबसाइट। आप इनको ले सकते हैं इफ यू रियली वांट टू लर्न एडवांस्ड गूगल एड्स एंड एडवांस्ड ट्रैकिंग। एक और यहाँ पर क्वेश्चन है, उमर भाई प्लीज ये बताएं कि क्लाइंट्स को कैसे रिप्लाई दें कि टाइम के साथ CPL बढ़ता है। मैं एक क्लाइंट के साथ काम कर रही थी जिसको 2025 में 2023 वाली CPL चाहिए। आई ट्राइड माई बेस्ट और उनको समझाया भी कि अब कंपटीशन बढ़ गया है और वो उसी बात पे है कि उन्हें वही CPL चाहिए और एंड में चले गए। मुझे दुख तो हुआ कि एक क्लाइंट कम हो गया, बट जिस तरह वो समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे थे, अच्छा ही हुआ। तो आपको आपके क्वेश्चन का आंसर खुद ही मिल गया। अगर कोई इंसान लॉजिकली भी किसी बात को नहीं समझ रहा है, अगर कोई इंसान डेटा देखने के बाद भी किसी चीज को नहीं समझ रहा है, फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते। मतलब अगर आप कोई चीज अंधेरे में कह रहे हैं तब तो ठीक है, बट अगर आप कोई चीज प्रूफ के साथ कह रहे हैं, लॉजिक के साथ कह रहे हैं और उसके बाद भी अगर उसको समझने में प्रॉब्लम है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। देखो एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, 9 साल से ज्यादा का टाइम हो चुका है मुझे इस फील्ड के अंदर। पता नहीं कितने क्लाइंट्स के साथ हम लोगों ने काम किया होगा, कहाँ कहाँ कंसल्ट किया होगा, कैसे कैसे चैलेंजेस देखे होंगे, बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है। एक चीज मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, वो पर्सन जो CPL के बेसिस पे आपकी परफॉर्मेंस को जज करने की कोशिश करता है, वो आपके साथ लंबा क्लाइंट नहीं रह सकता। हो सकता है CPL ऊपर नीचे हो, व्हाट इफ अगर कन्वर्जन रेट बढ़ गया हो और उससे जो अल्टीमेट कन्वर्जन हो रहा है वो बढ़ गए हो, व्हाट इफ AOV बढ़ गया हो। ये सारे फैक्टर्स के ऊपर लोग बहुत ज्यादा काम जो है वो नहीं करते। उनको क्या लगता है कि फॉर एग्जाम्पल उनकी CPL अभी 100 रुपीज थी और 10% का कन्वर्जन रेट आ रहा है, तो 1000 रुपए में उनका एक एक्विजिशन जो है हो रहा है वो प्रॉफिटेबल है। और अगर उनकी CPL जो है वो किसी तरीके से 120 रुपए हो गई, यानी कि एक्विजिशन उनका 1200 का हो गया, तो उनका जो सारा का सारा प्रॉफिट है वो गायब हो जाएगा। उनको ये लगता है। बट द पॉइंट इज कि अगर 120 के CPL पे भी कन्वर्जन रेट को कम कर दिया जाए, मान के चलते हैं चलो कन्वर्जन रेट नहीं कम हो रहा है, आपने पूरी कोशिश कर ली, कन्वर्जन रेट को हिलाना उतना भी आसान नहीं होता है अगर बड़े गैप्स नहीं है। जैसे अगर बहुत बड़े गैप्स है तो आप कन्वर्जन रेट को इंप्रूव कर सकते हैं, बट अगर बहुत बड़े गैप्स नहीं है तो इतनी आसानी से आप कन्वर्जन रेट को भी नहीं इंप्रूव कर सकते। फिर इस बात का क्या सोल्यूशन है कि लीड के नंबर्स को बढ़ाया जाए। तो जब भी आप लीड्स के नंबर्स को बढ़ाएंगे, आप बड़ी ऑडियंस के अंदर जाएंगे, आप स्केलिंग कर रहे होंगे, कंपटीशन बढ़ेगा और अल्टीमेटली आपकी CPL बढ़ेगी। बट होता क्या है, भले आपका कन्वर्जन परसेंटेज डिप करे, आपकी CPL बढ़ी, आपके जो प्रॉफिट मार्जिन्स हैं वो कम हुए, बट आपके नंबर ऑफ क्लोजर्स ज्यादा हुए।
मतलब अगर आप 2 ही क्लोजर कर रहे थे 20% के प्रॉफिट के ऊपर और आपका रेवेन्यू था 10,000 रुपए, तो आप घर को 4,000 रुपए लेकर जा रहे थे 20% के प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ। बट वहीं पर अगर आपका प्रॉफिट परसेंटेज मान के चलते हैं घट के जो है वो 10% हो गया, इसलिए घट गया क्योंकि आपकी सीपीएल जो है वो बढ़ गई थी। बट व्हाट इफ आपके जो पहले क्लोजर्स 2 हो रहे थे, फॉर एग्जाम्पल 10 लीड से, अब वो मान के चलते हैं 20 लीड से या 30 लीड से जो है वो 4 हो रहा है। तो वो 4 अगर आपके क्लोजर्स हो रहे हैं और आपका ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज घट गया, तभी तो आप 4,000 लेकर जा रहे हो। अगर आपके 6 क्लोजर हो रहे हैं तब तो आप 6,000 लेकर जा रहे हो। तो आप 20% का प्रॉफिट क्या करेंगे जब आप घर पर लेकर जा रहे हैं 4,000 रुपए वर्सेस 10% के प्रॉफिट से जहां पर आप घर पर लेकर जा रहे हैं 6,000 रुपए। तो ये मैथ्स अगर क्लाइंट को नहीं समझ में आ रही भाई साहब, तो समझ लीजिए कि वो बिजनेसमैन नहीं है। आजकल जो लड़ाई है वो स्केलिंग की है, इट्स नॉट अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी। और जैसे जैसे आप स्केल करेंगे प्रॉफिट मार्जिन जो है वो आपके श्रिंक होंगे। तो अगर आप उसी चीज के ऊपर बैठे रहेंगे तो ठीक है, आप भटकते रहेंगे, यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे वहां जाएंगे, कभी रिजल्ट्स ऊपर नीचे होंगे। कोई पर्सन कुछ टाइम के लिए लीड की कॉस्ट को कम लेकर आ गया बट वो फिर बढ़ जाएगी, तो आपको लगेगा कि नहीं नहीं वो बंदा ना बहुत ही यूनिक काम कर रहा था, बहुत ही अलग काम कर रहा था, उसको कोई बहुत ही अंदर की स्ट्रैटेजी पता है। ट्रस्ट मी, किसी के पास कोई हिडन सीक्रेट नहीं है। इट्स ऑल अबाउट द प्रैक्टिस, इट्स ऑल अबाउट द फ्रेमवर्क्स, इट्स ऑल अबाउट द एक्सपीरियंस जो उन्होंने गेन किया, एंड इट्स ऑल अबाउट द बेसिक फंडामेंटल मार्केटिंग स्किल्स। जिसकी मार्केटिंग स्किल्स अच्छी हैं वो अच्छा कर रहा है, चाहे मेटा एड्स की बात करो चाहे गूगल एड्स की बात करो। जो अच्छे एड्स सोच सकता है वो अच्छा कर रहा है, चाहे आप मेटा एड्स की बात करो चाहे आप गूगल एड्स की बात करो, प्रोवाइडेड थोड़ी बहुत टेक्निकल नॉलेज ऑफ द प्लेटफॉर्म तो होनी चाहिए। आशा करता हूं आप लोगों के क्वेश्चंस ठीक तरीके से आंसर हो गए होंगे। अगर यहां तक आप देख रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप संडे चर्चा वाले वीडियोस को लास्ट तक देखते हैं। कुछ क्वेश्चन पूछने हैं तो संडे चर्चा के ही वीडियो के अंदर कमेंट करें। कोर्सेज को एक्सप्लोर करने के लिए हमारी वेबसाइट learn.umartasky.com के ऊपर जाकर चेक कर सकते हैं, और भी बहुत सारे नए नए कोर्सेज आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।